नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम्यो विज़न पर। और आज हम चर्चा करेंगे वेरिकोज वेन्स के बारे में। वेरिकोज वेन्स क्या होती है, कौन सी स्थिति परिस्थिति जिम्मेदार है और कैसे इस पे काबू पाया जा सकता है या ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि ये वेन्स जो होती हैं, इनका जो प्राइमरी फंक्शन है ये क्या होता है। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो हार्ट से टुवर्ड्स पेरीफेरी जो ब्लड जाता है, यानी हार्ट से जो पंप होकर जो ब्लड पूरे शरीर को जाता है, वो आर्टरीज के थ्रू जाता है। और जब वो वापस जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वो वेन्स के थ्रू जाता है। एक जगह बस एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन के मैटर में, तो आज उसकी चर्चा भी अभी नहीं करेंगे। और वेन्स का जो मेन काम है ब्लड की तरफ ले जाना, और इसमें मोस्टली वेन्स में क्या होती है, वॉल्व्स होती है। और कभी कभार ये वॉल्व्स या तो माल फंक्शन करने लगती है किसी कारण से, या फिर जो वॉल है, उसका जो दीवार है नसों का, उस पे जो प्रेशर पड़ने लगता है, और उसके प्रेशर के कारण जो उसमें डिफेक्ट पैदा होती है, नसें फूल जाती हैं, फैल जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, और वो ऊपरी सतह पे, वो स्किन पे ऊपर दिखने भी लगती हैं। कई बार जो पतले पतले जो वेन्स होते हैं, वो एक गुच्छे की तरह दिखेंगे आपको, एक नेटवर्क की तरह दिखेगा, तो उसको हम स्पाइडर वेन्स भी बोलते हैं। और इस क्या क्या फैक्टर हो सकता है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स एटियोलॉजी नहीं होती है। कुछ फैक्टर हैं जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है मैनेजमेंट और समय रहते इसका ट्रीटमेंट। तो हम इस पे चर्चा करेंगे। वेरिकोज वेन के बारे में एक चीज़ और बताते चलें कि ये मोस्टली जो है वो आपको लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ही दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और कहीं ये नहीं हो सकता। अपर एक्सट्रीमिटीज़ में भी कभी कभी दिख जाता है, हाथों में ये बहुत रेयर कंडीशन में दिखता है। और पाइल्स भी वेरिकोज वेन का ही एक रूप है, वहाँ भी वेरिकोसिस ही होता है रेक्टल वेन का, तो वो पाइल्स के रूप में आता है। अब कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं वेरिकोज वेन्स के लिए, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ये टाइट क्लॉथिंग की। टाइट क्लॉथिंग भी जो है, कहीं न कहीं ये प्रेशर जब पड़ता है इसका, तो इससे भी हमारे नसों पे दबाव पड़ता है, और ये फैक्टर भी एक यहाँ पे बनता है। टाइट शूज़ भी एक फैक्टर यहाँ पे बनता है। दूसरी चीज़ हाई हील। हाई हील से क्या होता है कि आपकी कॉफ जो है वो पंप नहीं कर पाती है, वो एक पोजीशन में चढ़ी रहती है। आप कभी भी पैर के तलवे को नीचे और एड़ी को जब ऊपर करेंगे तो आपकी कॉफ चढ़ी रहेगी, और ऐसी स्थिति परिस्थिति में चलना आपके लिए और भी कठिन होता है। और जब ये कॉफ मसल भी आपका ये सेकेंड हार्ट का ही काम करता है, ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रेशर क्रिएट होता है, और प्रेशर से भी ब्लड जो है अपवर्ड की तरफ जाता है, और वाल्व्स उसको रोकते हैं। लेकिन जब फ्लो प्रॉपर नहीं जाएगा, तो फिर इस नसों पे दबाव बढ़ेगा, और ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। या फिर जैसे बहुत ज़्यादा कंट्रासेप्टिव पिल्स का लोग यूज़ करते हैं, उन लोगों में भी इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। मेनोपॉज की कंडीशन में हार्मोनल चेंजेस के वजह से संभावना ज़्यादा रहती है, या प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी वेरिकोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। या बहुत ज़्यादा किसी को क्रॉनिक कफ हो, या बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेटेड पर्सन हो, तो उसके साथ भी ये परिस्थितियाँ बन सकती हैं। या बहुत ज़्यादा एडिक्टेड लोग हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्शन हैक करते हैं, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। हेवी लिफ्टिंग। हेवी लिफ्टिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है। और कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो जैसे कुछ लोग भी करते हैं इस तरह का, जैसे बहुत देर तक खड़ा रहना, बहुत देर तक एक पोजीशन में बैठे रहना, या कुछ आदतें होती हैं जैसे पैर पे पैर चढ़ा के बहुत देर तक घंटों बैठे रहना, ये भी एक फैक्टर जिम्मेदार है। और ओबेसिटी यानी मोटापा, मोटापा भी एक इसका बहुत बड़ा फैक्टर है, ये भी इसके लिए जिम्मेदार है। अब दूसरी चीज़ आती है कि इससे हम अपने आप को प्रिवेंट कैसे करें। तो जो जिम्मेदार फैक्टर है उसको हटाएंगे तो ऐसे ही प्रिवेंशन हो जाएगा। और प्रिवेंशन के साथ साथ अगर उस फैक्टर को हम अपनी तरफ से हटाते हैं, या अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, तो ट्रीटमेंट में भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हम जब मैनेजमेंट करेंगे तभी ट्रीटमेंट भी संभव है। अदरवाइज हम मैनेजमेंट अगर नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा टाइट क्लॉथिंग पहन करते हैं या टाइट कपड़े पहनते हैं,
आप उसको छोड़िए, आप कंफर्टेबल क्लॉथ पहनिए, लूज़ कपड़े पहनिए, कंफर्टेबल शूज़ पहनिए। ये एक फैक्टर है जिसको आप अपने आप से हटा सकते हैं, या ये आपके लिए ज़िम्मेदार होगा तो इसको आप हटा दीजिए। आपकी समस्या का समाधान यहीं से शुरू हो जाएगा। अगर आप बहुत मोटे हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो इसको कम करिए, उससे भी आपकी समस्या का समाधान होगा या उस समाधान में मदद मिल जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा हार्मोनल पिल यूज़ करते हैं तो कोशिश करिए और भी मेथड्स अपनाने की। और जैसे हाई हील सैंडल है तो आप फ्लैट शूज़ पहनिए, फ्लैट चप्पल पहनिए, उससे भी आपको इसमें मदद मिलेगी। आपकी मसल्स भी अच्छी तरह से पंप करेंगे। तो इसी तरह के कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे आप एडिक्टेड हैं तो आप अल्कोहल छोड़ दीजिए, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी अल्कोहल छोड़ देंगे तो। जैसे कुछ लोग पूछते हैं, ये सवाल करते हैं कि क्या ये बहुत खतरनाक होता है? तो खतरनाक तो अमूमन नहीं होता है, लेकिन अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ या ससमय इलाज नहीं हुआ तो ये एक ऐसी स्थिर परिस्थिति क्रिएट कर सकता है जहां आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है तो नसें कभी कभार फट से जाती हैं और वहाँ पे अल्सरेशन स्टार्ट हो जाता है। उसको हम वेरिकोज अल्सर बोलते हैं। और अल्सरेशन जब स्टार्ट होगा तो वहाँ पे जब सेकेंडरी इन्फेक्शन लगेगा तो वहाँ पे वेनस थ्रोम्बोसिस की संभावना बढ़ जाती है। तो ये आपके लिए बहुत घातक होगा और बहुत पेनफुल कंडीशन पैदा हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने आप को ले ही क्यों जाएं, हम प्रिवेंट कर लें। वेरिकोज वेन तो देख के ही समझ में आ जाता है कि ये वेरिकोज वेन है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ लक्षण भी दिखेंगे। जैसे पैर में सूजन हो जाना, या पिंडलियों में अकड़न हो जाना, या पैर के टखने के पास जो है डिस्कलरेशन हो जाना, पैर की मांसपेशियों में दर्द होना, चलने पे बढ़ना, रेस्ट के फेज़ में आराम मिलना। तो ऐसी दिक्कतें भी आती हैं। एक आता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, यानी पैर को कंटिन्यूअस हिलाने की इच्छा, ये भी डेवलप कर जाती है। कभी कभी पैरों में छाले भी पड़ने लगते हैं इसकी वजह से। तो इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। और जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो इसमें होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन हैं जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं। या तो आप अपनी प्रॉपर कैस्टिंग करवा लीजिए और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करवाइए, या फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लीजिए। तो इसमें जब मेडिसिन की बात आती है तो कुछ कॉमन मेडिसिन है जिसको बता देता हूँ। हालांकि इससे आप अपना इलाज नहीं करिएगा, इलाज के लिए आप किसी चिकित्सक से संपर्क करके ही अपनी चिकित्सा करवाइएगा। जैसे इसमें हेमामेलिस है, पल्स है, ग्रेफाइटिस है, कैलकेरिया कार्प है, और कुछ स्थिति परिस्थिति के हिसाब से बहुत सारी दवाएं हैं। एक दवा नहीं है, बहुत सारी दवाएं। क्रोटिलस हॉरिडस है, यहाँ तक कि फेरामेड भी है, इसमें ग्रेफाइटिस भी है। तो बहुत सारी दवा है और आप अपने चिकित्सक से मिलकर ही इसका इलाज कराइए। ससमय इलाज कराइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।